लखनऊ सिटी में ये कमर्शियल की डिमांड पिछले 2-3 साल से पिक क्यों करी है? सबसे बड़ा फैक्टर अयोध्या। लुलु जैसे बड़े जायंट से लड़ पाना का दम किस किस प्लेयर में होगा, किस किस लोकेशन में होगा। 80% लोगों को ये बात नहीं पता होती है पास्ट, करंट, फ्यूचर, रेंटल यील्ड्स, कहाँ पैसा लगेगा और साथ ही साथ इन सब के साथ में क्या चैलेंजेस हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। तभी हमारा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगा। कोई छोटा मोटा प्लेयर जो रेजिडेंशियल में अभी सिर्फ 500,000, 2,000, 2,500 करोड़ तक की भी इन्वेस्टमेंट का प्लेयर है, रेजिडेंशियल ग्रुप में सक्सेसफुल है, वो जरूरी नहीं कि कमर्शियल में सक्सेसफुल हो। बहुत अच्छे लोकेशन पे होने के बावजूद भी बहुत अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं जनरेट कर पाई पिछले 10 साल में, क्योंकि कमर्शियल में सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ब्रांड का प्रीमियम, वो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज तो कर रहे हैं लेकिन आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आरओआई डिलीवर नहीं करा पा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ये वही समिट बिल्डिंग जो विभूति खंड में बहुत सक्सेसफुली रन हो रही है, जिसके मीम्स बहुत हैं, जिसको आप इंस्टाग्राम रील्स पे मतलब देखते रहते होंगे, रेस्टोरेंट के लिए लड़ाइयाँ, वही सेम बिल्डिंग है। लेकिन अब फ्यूचर की बात करते हैं। हाई एंड स्ट्रीट रिटेल बहुत बड़ा मार्केट है। एलडीए के कई बार बीच बीच में ऑक्शंस आते हैं जिसमें बड़े कमर्शियल प्लॉट्स वो एलडीए ऑक्शन में देता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक फॉर्मूला फिर से आज आपके बीच में आ रहा है, जिसको आप देख लें, नोट कर लें, समझ लें, जिससे आपके लिए कुछ चीज़ें बड़ी आसान हो जाने वाली हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज का ये वीडियो मेरे हर सब्सक्राइबर, ऑडियंस, व्यूअर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नहीं, कमर्शियल रियल एस्टेट। पिछले ना जाने 6-8 महीने से बहुत सारी क्वेरीज लखनऊ के अंदर में आई हैं कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके। कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस बजट में कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, और क्या लखनऊ में क्या रेंटल्स है, रेंटल यील्ड कितनी स्ट्रांग है, क्या ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज हैं। और इधर बीच पिछले 6-8 महीने से एक ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ, कस्टमर अवेयर नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो मेरे हिसाब से आगे चल के बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल शायद प्रूफ ना हो। तो आज का ये वीडियो एक गाइड होगी हर बायर के लिए जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ रेंटल इनकम, कुछ पैसिव इनकम के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं लखनऊ में, और कहाँ लेना चाहिए, किस बजट में लेना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से ऑप्शंस हैं जो फेवरेबल हैं और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको आगे चल के अच्छे रेंटल यील्ड जनरेट नहीं करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कुछ कीन मेन पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। कॉपी और पेन प्लीज ले लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा, सो दैट कि ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल। बहुत ट्रांसपेरेंट हम काम करते हैं, समझ में आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करना है। और कॉपी और पेन मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने उठा ली होगी। सबसे पहले तो हम एक मेन बहुत बेसिक चीज़ को समझते हैं कि लखनऊ एज अ सिटी इवॉल्व कैसे हुई है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को जब हम दिमाग में रखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि कमर्शियली इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लखनऊ के अंदर में स्टार्ट हुए जिनकी वजह से कमर्शियल का ट्रैक्शन लखनऊ सिटी के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में आना शुरू हुआ। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो कुछ 3-4 प्लेयर्स जो आज भी प्रोमिनेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट पास्ट में किए, जैसे लेवाना, श्रीराम टावर्स हजरतगंज में हम बहुत फेमस जानते हैं, वो लेवाना ग्रुप, एल्डिको ग्रुप, शालीमार का टावर लालबाग में, और सहारागंज मॉल, सहारा भवन, अलीगंज महानगर लोकेशंस। मार्केट्स की बात करें तो लखनऊ में फेमस इंदिरा नगर में भूतनाथ मार्केट, अमीनाबाद मार्केट जो चौक और पुराने लखनऊ से लगी हुई है, बहुत फेमस मार्केट है। फिर महानगर की बात करें तो गोल मार्केट चौराहा, जहाँ पे आपको अच्छे ज्वेलरी हाउसेस, अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स, अच्छे आपको स्टोर्स वहाँ मिल जाएंगे। और हजरतगंज में जनपथ मार्केट। ये कुछ ऐसी कंपनीज, ये कुछ ऐसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अच्छे ऑफिस लीजिंग हुई, अच्छे रिटेल स्पेसेस आए, जिन लोगों ने खरीदा उनको अच्छे सेटअप, उनका बिजनेस अच्छा सेटअप हुआ। हजरतगंज लखनऊ का मेन सीबीडी एरिया हुआ करता था, कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सीबीडी का मतलब मेन सिटी का मेन अट्रैक्शन, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस लखनऊ के लिए हजरतगंज। तो एक मेन लखनऊ का सीबीडी एरिया होता था जहाँ पे हाई स्ट्रीट शॉप थी,
लेकिन टेक्निकलिटी में बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो नज़ूल की एक लैंड हुआ करती थी और बहुत सारे लैंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सालों से 100 साल 200 ईयर्स पुराने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे वो लैंड्स थी, तो लोग अगर इंटरेस्टेड भी थे खरीदने के लिए लेकिन उसको खरीद नहीं पाए। रेंट पे ही या लीज पे ही वो चल रही है, लेकिन उन पे अपने पर्सनल एक्विजिशंस नहीं हो पाए। तो अब एज एन ऑडियंस मुझे एक अच्छी लोकेशन पे इंटरेस्ट भी हूँ, लेना भी चाहता हूँ, पैसा भी, बजट भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो, वो एक लीज होल्ड या किसी के साथ मुझे रेंटल एग्रीमेंट पे नहीं जाना, मैं खुद उस लैंड को, उस स्पेस को, मैं उस शॉप को ओन करना चाहता हूँ। तो इसी को सोच के एलडीए ने बहुत पहले एक सेक्टर गोमती नगर में जिसका नाम है विभूति खंड, उसको डेवलप किया, जिसमें सिर्फ कमर्शियल स्पेसेस को प्लान किया गया। वो पूरा जो ये विभूति खंड है, ये नया सीबीडी एरिया है, न्यू सीबीडी। करंट की अगर बात करें, हिस्ट्री से चल के अब हम करंट की तरफ आए हैं, तो करंट पे न्यू सीबीडी एरिया विभूति खंड है, जहां पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा हाउस, जो कि लखनऊ का मेन सर्कल ऑफिस है, पीएनबी का मेन सर्कल ऑफिस, एनटीपीसी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और उसके साथ में उनके अब रेजिडेंशियल कंपाउंड्स, आईओसीएल का ऑफिस, भारत पेट्रोलियम का ऑफिस, उत्तराखंड भवन, हाई कोर्ट, साथ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं। और हाल ही में अगर लखनऊ के लेवल पे आपको समझना है, तो अगर जितने भी पिछले 3 साल में इन्वेस्टर समिट होस्ट हुई हैं, वो सब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होती हैं। ये सारी लोकेशन जो हैं, ये सारे जितने भी मैंने अभी नाम लिए, ये सब विभूति खंड में है। तो जब गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, या गवर्नमेंट अपने प्लान्स को रिलीज करती है, तो उसको प्राइवेट प्लेयर्स भी फॉलो करते हैं। तो इन जगहों पे फिर कौन से बिल्डर एक्टिव हुए? एल्डिको, शालीमार, लखनऊ के अंदर पहला आईटी सेटअप टीसीएस आया, वो शालीमार टिटैनियम बिल्डिंग के अंदर वो पूरा सेटअप आया। होटल्स में हयात होटल, हिल्टन होटल, आपका मैरियट होटल, अब ताज भी आ रहा है। इस तरीके के बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े होटल सेटअप भी आपको विभूति खंड एरियाज में मिले। तो ये पूरा जो विभूति खंड एरिया है, ये आज का करंट, एक हमने पास्ट की बात करी थी, कहाँ पे था, अब नया सारा डेवलपमेंट जो है वो विभूति खंड शिफ्ट कर गया है। अब जो लखनऊ का नया एक सेटअप क्रिएट हुआ, आज के करंट में जो न्यू सीबीडी एरिया ऑफ लखनऊ है, वो विभूति खंड है। और विभूति खंड करंट में आपको सारी गवर्नमेंट मशीनरी, होटल्स, जीएसटी ऑफिस और प्राइवेट प्लेयर्स में विराट कंपनी का ऑफिस, कावासाकी कंपनी का ऑफिस, एलजी, सैमसंग, जितनी भी एमएनसीज हैं, उन सबके जो कॉर्पोरेट सेटअप्स हैं या लखनऊ के अंदर में जो ऑफिसेज हैं, वो आपको सब विभूति खंड एरिया में मिलने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कमर्शियल स्पेसेस में, क्योंकि इतना अच्छा विभूति खंड होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे आरओआईज, अच्छी रेंटल यील्ड्स नहीं मिल रही हैं, और बिल्डिंग्स अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। और अब तो ये हुई करंट की बात, अभी पहले बात करी हमने हिस्ट्री की, लेकिन अब फ्यूचर कहाँ जा रहा है, फ्यूचर किस तरफ है, कहाँ पे कौन सारा डेवलपमेंट आ रहा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो लंबे, मेरे वीडियोस में क्या प्रॉब्लम है, मैं 10 मिनट 5 मिनट का कंटेंट नहीं बना पाता हूँ। और मैंने एक पोल भी करके देख लिया, मेरा ऑडियंस, मेरा सब्सक्राइबर पूरे वीडियोस को, लंबे वीडियोस को देखना चाहते हैं। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, लंबा होने के साथ साथ में इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम सिर्फ पास्ट, करंट, फ्यूचर, रेंटल यील्ड्स, कहाँ पैसा लगेगा, और साथ ही साथ इन सब के साथ में क्या चैलेंजेस हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो अच्छे रेंटल यील्ड या अच्छे आरओआई बनाने के लिए। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, 20,000 सब्सक्राइबर के गोल को नहीं मिस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव में वीडियोस को, चैनल को शेयर करना है। अब बात करते हैं लखनऊ सिटी में ये कमर्शियल की डिमांड पिछले 2-3 साल से पिक क्यों करी है, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। सबसे बड़ा फैक्टर अयोध्या, दूसरा अयोध्या और मथुरा, इन दोनों का जब रिलीजियस टूरिज्म के तरीके से गवर्नमेंट को इनको बढ़ाने का जो प्लान है, मथुरा का सारा ट्रैफिक जो है वो नोएडा एनसीआर, नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली की तरफ जाएगा, और अयोध्या का सारा ट्रैफिक जो है, मूवमेंट जो है, वो सब लखनऊ को मिलने वाला है। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट की, मैंने पिछले वीडियो, जब मैंने किसान पथ का एक वीडियो किया था, तो उसमें मैंने एक लाइन एक रेफर किया था कि गवर्नमेंट की अभी तक की सबसे अच्छी प्लानिंग या सबसे अच्छी स्कीम जो रही है एसएमईज को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बहुत सारे सेटअप जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, वो लखनऊ के अंदर या लखनऊ के आसपास के एरिया में बन रही हैं। बहुत सारी न्यूज़ जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं
उनको पता होगा कि वरुण बेवरेजेस ने यहाँ पे प्लांट एक्वायर किए हैं, ब्रह्मोस का यहाँ पे आना है, डिफेंस कॉरिडोर का यहाँ पे सेटअप है। मैं पर्सनली जानता हूँ कम से कम 12 से 15 ऐसे लोगों को जो लोग बैंगलोर या पुणे की तरफ में थे, वो लोगों ने अपने स्मॉल आईटी सेटअप्स, कॉल सेंटर स्टार्ट किए हैं। लखनऊ के अंदर में डेटा सेंटर या यूपी के अंदर में डेटा सेंटर्स बन रहे हैं और ये सच में ऑन ग्राउंड बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ इन सबके एडमिन ऑफिसेज होंगे, इन सबके कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे, इन सबको ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुछ लोग जो इस बात को जल्दी समझ रहे हैं वो लोग कुछ कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस में या हाई एंड स्ट्रीट रिटेल, बहुत बड़ा मार्केट है लेकिन उनमें कई चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस जो पुरानी मार्केट के चैलेंजेस थे वो आगे कस्टमर जो प्रोजेक्ट कंपनियां ब्रांड अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर रही हैं तो कोशिश कर रही हैं वो चैलेंजेस ना हो। इस वजह से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं हाई स्ट्रीट रिटेल की तरफ जो अच्छी लीजिंग के ऑप्शंस के साथ मिले। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से लखनऊ में कमर्शियल की डिमांड है। लेकिन हमको 2-3 बातों को समझना जरूरी है। कमर्शियल डिवाइडेड है सब सेक्टर्स में, मैंने कैटेगरीज डिवाइड करी हैं कुछ आपको आसान, जिससे आपको थोड़ा आसानी से ज़्यादा समझ में आए। पहला हो गया मॉल्स, या मॉल के अंदर में अगर आपने कोई शॉप परचेज करी है तो उसमें आपको लीजिंग के ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपको लीजिंग के ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सेकेंडली हाई स्ट्रीट रिटेल, कोई भी कंपनी अगर आपको ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल का स्पेस दे रही है तो उसमें आप अपना कोई भी सेटअप प्लान कर सकते हो। थर्ड, एलडीए द्वारा टाइम पे बड़े कमर्शियल प्लॉट्स का, आप अगर एलडीए की वेबसाइट को फॉलो करोगे तो एलडीए के कई बार बीच बीच में ऑक्शंस आते हैं जिसमें बड़े कमर्शियल प्लॉट्स वो एलडीए ऑक्शन में देता है। तो अगर आप वो ऑक्शन में बिड करते हैं और आपको आपके फेवर में जाती है तो वो बड़े कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो आप एक्वायर कर सकते हैं। वो विभूति खंड एरिया में भी हैं और आने वाले जो नए एरियाज़ हैं जहाँ पे नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे वृंदावन योजना, जैसे सुशांत गोल्ड सिटी, जैसे अलीगंज, वहाँ पे भी निकलते रहते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है, वहाँ पे भी कमर्शियल में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। इसके साथ में फिर ऑफिस स्पेसेस जो कि पिछले ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स से चल रहे हैं। ऑफिस स्पेसेस में आपको लेकिन ये चूज़ करना है कि कौन सी लोकेशन, कौन सी फ्लोर, कौन सा बिल्डर, मुझे वो चूज़ करना है। तो ऑफिस स्पेसेस भी एक सेगमेंट है जहाँ पे आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और इन सबको बाद बिल्डर्स की एक इजाद की हुई नई चीज़ वो है स्मॉल एंड मीडियम साइज की कमर्शियल स्पेसेस, जो मेरे हिसाब से एक तरीके का ट्रैप है सभी इन्वेस्टर और सभी ऑडियंस के लिए, जिसमें आपको 40 लाख, 30 लाख, 60 लाख रुपीस में ऑफिस स्पेसेस या मिक्स्ड लैंड यूज या स्टूडियो अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। और ये एक तरीके का, अभी इस पे आगे चल के भी हम बात करेंगे, ये भी एक तरीके का कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है जो आज के टाइम पे ऑडियंस को बताया जा रहा है और बोला जा रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छे आरओआईज, अच्छे रेंटल यील्ड निकाले जा सकते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरी है जिसमें आप अपना कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं अगर आप लखनऊ के अंदर कुछ पैसिव इनकम या रेंटल इनकम या फिर कुछ अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आप कुछ कमर्शियल प्लान कर रहे हो इन लखनऊ। लेकिन लखनऊ बीइंग टियर 2 सिटी, हमको ये बात समझनी जरूरी है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम होगी हमको उसी हिसाब से अपने को अलाइन करना पड़ेगा। तो एसएमईज आ रही हैं तो या तो हम बड़े प्लॉट्स लें, डेटा सेंटर्स आ रहे हैं तो हम बड़े ऑफिस स्पेसेस को प्लान करें। आईटी सेटअप के कुछ स्टार्टअप्स लखनऊ की तरफ मूव कर रहे हैं जैसे पेटीएम, जैसे जोमेटो, तो उसके लिए भी हम एक बड़ा ऑफिस स्पेस या बड़ा स्पेस एक प्लान करें, हम बड़े प्लॉट्स के साथ में जाएं। हमको छोटे स्टूडियो फ्लैट्स में या छोटी स्पेसेस में जाने से अवॉइड करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूं। हम अगर एज एन एंड यूज़र कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो मेरा रोल दिमाग में स्पेसिफाइड हो कि मुझे अपने लिए या अपने किसी आगे फ्यूचर अपने बच्चों के लिए कोई पर्टिकुलर सोच के मैं वो स्टूडियो ले रहा हूँ या वो स्पेस ले रहा हूँ, तब तो ओके। नहीं तो जो बड़े ऑफिस स्पेसेस, अपनी बड़ी एमएनसीज अपना ऑफिस सेटअप करते हैं, वो हमारे कस्टमर होंगे। उनके रेंट एग्रीमेंट्स को या उनके लीज एग्रीमेंट को पहले प्लीज पढ़ने की कोशिश करें। उनका मिनिमम कारपेट एरिया रिक्वायरमेंट कितना है, उनको कितने एम्प्लॉयज की सिटिंग चाहिए, उन लोगों को कितने स्पेस क्यूबिक्स चाहिए होते हैं, ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि हम
जो ऑफिस या जो स्पेस या जो कमर्शियल स्पेस हम प्लान कर रहे हैं वो एज पर दी लीज एग्रीमेंट ऑफ बड़ी बिग एमएनसीज के हिसाब से है या नहीं। सपोजिंगली हीरो कंपनी, वर्लपूल, सैमसंग, एलजी, कावासाकी, इन सबको अपने ऑफिस सेटअप करने हैं तो इनका मिनिमम कारपेट एरिया रिक्वायरमेंट ही 1200 टू 1400 स्क्वायर फुट है। अगर अब हमने 500-600 स्क्वायर फुट का एक ऑफिस स्पेस परचेज किया है जिसका कारपेट एरिया 300 या 400 स्क्वायर फुट क्या आ रहा है, वो कारपेट एरिया किसी काम का नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डीएलएफ माईपैड जैसी बिल्डिंग, जो विभूति खंड में बहुत अच्छे लोकेशन पे होने के बावजूद भी बहुत अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं जनरेट कर पाई पिछले 10 साल में, और ऑलमोस्ट आरओआई के पर्पज से अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी मशीनरी डीएलएफ को लगानी पड़ी, तब जाके उसमें कुछ ऑफिस स्पेस रेंट आउट हुए, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं चले। आज की डेट में 60-70% बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी जो है वो ओयो या एयरबीएनबी के साथ, होटल टाइप्स के साथ में है, जो फिक्स नहीं है, जो कभी रेंट पे चल रहे हैं कभी रेंट पे नहीं है। ये हकीकत है स्टूडियो फ्लैट्स की, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लीज़ मैं इसको बहुत क्लियर कर दूं अपने चैनल पे। मैं ऑनेस्ट और ब्लंट और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यूज़ आपके बीच में लेकर के आता हूं। मेरा आइडिया किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करना या डिमीन करना, किसी भी ब्रांड को हाईलाइट करना या नीचे गिराना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा आइडिया सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे ये होता है कि मेरे ऑडियंस को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो किसी भी सेल्स स्ट्रैटेजी या सेल्स पिच को सुन के अपनी इन्वेस्टमेंट ना कर दें, ताकि कल को उनको लगे कि मेरा पैसा तो फंस गया, या मैंने जो सोच के रेंटल्स या आरओआई सोच के जो इन्वेस्टमेंट किया था वो मुझे आज जनरेट नहीं हो रहा है। इस वीडियो का सिर्फ इतना पर्पस है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई स्पेस छोटा बड़ा आपके लिए फायदेमंद है, आपने कुछ सोच रखा है उसके लिए, आपके पास सर्टेन प्लान्स हैं उसके लिए, देन डेफिनेटली आप उसको बाय करें। लेकिन मेरे व्यू पॉइंट में अगर आपको अच्छी बड़ी एमएनसीज के साथ लाइजनिंग में जाना है, लीजिंग पे जाना है, तो आपको बड़े कारपेट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें आपको बड़े क्यूबिकल्स मिल जाएं, अच्छे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के साथ में वो ऑफिस स्पेस रेडी हो जाए। और अगर हम शॉप्स में जा रहे हैं ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे पर्टिकुलरली, तो जो भी कोई अच्छे बड़े स्टोर्स लाइक एडिडास, लाइक नाइकी, लाइक प्यूमा, अदर एपरल ब्रांड्स जो हैं, उनका साइज रिक्वायरमेंट बड़ा होता है। 3000 और 4000 स्क्वायर फुट ऑफ सुपर एरिया के साथ प्लान करें, क्योंकि 80% लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि कमर्शियल स्पेसेस में 50%, 60%, 55% की लोडिंग होती है। जो ग्राउंड फ्लोर पे वॉकिंग का स्पेस है, कॉरिडोर्स हैं, वो सब लोड होता है आपके ही स्पेस पे। इसका मतलब कि अगर मैंने 4000 स्क्वायर फुट का सुपर बिल्टअप एरिया किसी शॉप में बुक किया तो मुझे 2000 स्क्वायर फुट का स्पेस ही अवेलेबल मिलेगा। तो अब पॉइंट बीइंग कि अगर 2000 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है तभी कोई अच्छा बड़ा ब्रांड, या 1500 स्क्वायर फुट या 1000 स्क्वायर फुट का कोई अच्छा बड़ा कारपेट एरिया है तभी मुझे कोई अच्छा ब्रांड मिलेगा। 1000 स्क्वायर फुट या 800 स्क्वायर फुट को मिनिमम बेंचमार्क रखें अगर आप रिटेल स्पेस पे जा रहे हैं, और 2000 या 2500 स्क्वायर फुट के कारपेट एरिया पे आपको अच्छे बड़े एंकर स्टोर्स भी मिल जाएंगे, जो आने में तो जरूर हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन जब भी कभी वो आएंगे तो आपके साथ 9 ईयर्स 15 ईयर्स की लीज के साथ आएंगे, और बड़ा ब्रांड आएगा अगर, तो वो आपको जल्दी छोड़ के अपना स्टोर खाली करके नहीं जाएगा। अब अगर बात करें विभूति खंड एरिया की, तो कौन कौन से कमर्शियल बिल्डिंग्स में ऑफिस स्पेसेस आपको अवेलेबल मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पूर्वांचल कैपिटल टावर, एक्सपीरियो, शालीमार टाइटेनियम, शालीमार इरिडियम, ट्रायंगल टावर, साइबर हाइट्स, डीएलएफ माईपैड, स्काई गार्डन, शालीमार ग्रुप का ये नया लेटेस्ट लॉन्च है स्काई गार्डन, विराज टावर्स, एल्डिको के कॉर्पोरेट टावर है, कॉर्पोरेट चैम्बर है, ये सारी बिल्डिंग्स हैं विभूति खंड के अंदर में, जहाँ पे आपको प्री लीज्ड ऑप्शन भी मिलेंगे, और आज की डेट में कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जैसे पूर्वांचल कैपिटल टावर, ट्रायंगल टावर, जिसमें आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में भी पेमेंट प्लान्स थोड़े से ल्यूक्रेटिव और ऐसे मिल जाएंगे, जिसमें आपको टाइम मिल जाएगा 3 से 6 महीने या 1 साल का पूरा पेमेंट देने का, और उसके बाद लीजिंग होगी। लेकिन ऐसे में हमको ये समझना जरूरी है कि किस ब्रांड की लीजिंग या किस ब्रांड का टाई-अप्स बहुत स्ट्रांग है, किस बिल्डिंग में बहुत अच्छी एमएनसीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं आज के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्री लीज्ड ऑप्शन में जाना है तो विराज टावर्स जो बीबीडी ग्रुप का है उसमें आप जरूर कंसीडर करें, और साथ ही साथ लेवाना का साइबर हाइट्स टावर है जो बिल्कुल होटल मैरियट के एडजेसेंट है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बिल्कुल अपोजिट है, उसमें आप प्री लीज के ऑप्शन देख सकते हैं।
और पूर्वांचल का जो लोग भी 3 से 6 महीने में रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, 3 से 6 महीने का टाइम चाहते हैं, उनको पूर्वांचल कैपिटल टावर जरूर अपने रडार पे रखना चाहिए। ये बात मैं पिछले ऑलमोस्ट साल, 1.5 साल, 2 साल से बोल रहा हूँ कि पूर्वांचल कैपिटल टावर मेरे हिसाब से एक अच्छा ROI, रेंटल ROI जनरेट करेगा और ब्रांड की लीजिंग और ब्रांड में ऑलरेडी अच्छे टाइप्स मुझे दिख रहा है, होते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में लीज असिस्टेंस अच्छा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से पूर्वांचल कैपिटल टावर हर उस व्यक्ति को अपने रडार पर रखना चाहिए जो 3 से 6 महीने के पेमेंट प्लान पे कंफर्टेबल है और आज से 6-8 महीने बाद रजिस्ट्री कराने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर किधर को आ रहा है? फ्यूचर अब विभूति खंड से मूव करके जा रहा है गोमती नगर एक्सटेंशन और सुशांत गोल्ड सिटी की तरफ। लेकिन इन दोनों में मेरा पर्सनल चॉइस सुशांत गोल्ड सिटी होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स, समिट ट्विन टावर, ये वही समिट ग्रुप, ये वही समिट बिल्डिंग जो विभूति खंड में बहुत सक्सेसफुली रन हो रही है, जिसके मीम्स बहुत हैं, जिसको आप इंस्टाग्राम रील्स पे मतलब देखते रहते होंगे। रेस्टोरेंट के लिए लड़ाइयाँ, वही सेम बिल्डिंग है, लेकिन उसमें ऑफिसर्स के अच्छे रेंटल्स मिल रहे हैं लोगों को। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ठीक ठाक रेंटल पे कर रहे हैं अपने ओनर्स को। तो वही समिट ट्विन टावर अंसल में भी बन रहा है। साथ ही साथ लुलु, हाइपरमार्ट, बेस्ट प्राइस, इनके साथ में फेलिक्स ग्रुप का ऑलरेडी एक फेलिक्स स्क्वायर रेडी है और फेलिक्स इंपीरियल एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। शिव शक्ति जोई ग्रुप का एक मॉल बन रहा है। क्रेसेंट मॉल अगले कुछ साल भर के अंदर रेडी होने की पूरी उम्मीद है। मिक्सन के 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी ज़बरदस्त ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट है उस पूरे एरिया में। और साथ ही साथ 1-2 और ग्रुप, मिलेनियम प्लाजा, 1-2 और ग्रुप हैं जो वहाँ पे अपने कमर्शियल स्पेस को रेडी कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया में जितनी सप्लाई आ रही है उतनी डिमांड है कि नहीं, पहला। दूसरा, इन सभी प्लेयर्स में लुलु जैसे बड़े जायंट से लड़ पाना का दम किस किस प्लेयर में होगा, किस किस लोकेशन में होगा। तो प्लीज़ कोई भी बिल्डर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक फॉर्मूला फिर से आज आपके बीच में आ रहा है, जिसको आप देख लें, नोट कर लें, समझ लें, जिससे आपके लिए कुछ चीज़ें बड़ी आसान हो जाने वाली हैं। जिससे आपको समझ में आ जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट में लेने से पहले ये प्रोजेक्ट रेंटल यील्ड एज पर दी मार्केट स्टैंडर्ड्स मुझे जनरेट करके दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, पहला। और दूसरा, इसका कैपिटल एप्रिसिएशन आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप सपोज करो एक एरिया, एक प्रोजेक्ट में आप एंट्री ले रहे हो जिसका प्राइस जो है वो 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है, लेकिन उस एरिया में जो रेंटल यील्ड आ रही है वो आज के टाइम पे 40 रुपीज़, 35 रुपीज़ या 30 रुपीज़ स्क्वायर फुट के आसपास में आ रही है। अब सपोज करते हैं आपने 1000 स्क्वायर फुट का स्पेस परचेज किया, 1000 स्क्वायर फुट का, सुपर एरिया की बात कर रहा हूँ, 1000 स्क्वायर फुट का स्पेस आपने बाय किया। 1000 स्क्वायर फुट के स्पेस को आपको मल्टीप्लाई करना है 10,000 स्क्वायर फुट के एरिया के साथ, रेट के साथ, जो इस समय ब्रांड का रेट है। 1 करोड़ सीधे सीधे प्राइस आ गया, प्लस इसमें कुछ चार्जेस होंगे, प्लस इसमें कुछ टैक्सेस होंगे। हम मोटा मोटी 20 लाख रुपीज़, 20% मोटा मोटी हर प्रोजेक्ट के साथ होता है, टैक्सेस और अदर चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो 1.2 CR, 1.2 करोड़ का आपका एक इनिशियल, एक मेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ, जो सारे चार्जेस मिला करके आपको यूनिट वो पड़ेगी। अब उस एरिया का जो रेंटल है वो 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट में चल रहा है आज की डेट में। और मैं इस्टेब्लिश्ड लोकेशन और अच्छे व्यूज़, जिनका शहीद पथ फेसिंग व्यूज़ है, जो बिल्डिंग बिल्कुल आगे फ्रंट में है, जिनमें पीछे की तरफ से नहीं जाना पड़ रहा है, मैं उन बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का आपको रेंटल वैल्यू आज की डेट में चल रही है। अब अगर आपकी बिल्डिंग का पोजीशन आना है अगले 3 साल बाद, तो आप इसमें 15% वैल्यू ऐड कर लीजिए। 40 रुपीज़ में 15 रुपीज़ आप ऐड करोगे तो 46 रुपीज़ हो जाएगी। तो 46 रुपीज़ के हिसाब से 1000 को आप मल्टीप्लाई करो, आएगा 46,000 रुपीज़। मतलब ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.2 करोड़ आपको जो रेंट मिलने वाला है वो 46,000 का मिलने वाला है। अब 46,000 इंटू 12 आप करोगे, एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को 1.2 करोड़ से डिवाइड करके जो रेंटल यील्ड आ रही है, अगर वो 5% से कम है तो आप उस प्रॉपर्टी को ओवर प्राइस आप पे कर रहे हो।
और अगर वो 5% या 5.5 के आसपास है तो एक्सीलेंट, और अगर 6% के आसपास है तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे अच्छी डील आप क्रैक कर रहे हो और आपको अच्छे रेट पे अच्छी डील मिल रही है। आप तुरंत उसको ले लें विदाउट एनी नेगोशिएशन, विदाउट एनी फर्दर थिंकिंग। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि आपका कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ना तो सिर्फ सेफ है बल्कि आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे रेंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी कैपिटल वैल्यू ग्रो करेगी। ये फॉर्मूला को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करके आप कहीं भी ये निकाल सकते हैं। और इसीलिए मैं फिर अगेन नाम नहीं लूँगा, विभूति खंड के बहुत अच्छे प्लेयर्स की बहुत अच्छी बिल्डिंग्स में वो जो वैल्यू रेंटल यील्ड है वो 4% या 4.2% के आसपास आ रही है। इस वजह से वो बिल्डिंग्स आज भी खाली पड़ी हुई हैं। और एक छोटी न्यूज़ आज से थोड़े टाइम पहले आई थी जो मैंने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड भी करवाई थी स्पेशली। एक नाइट फ्रैंक कंपनी की रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया के अंदर घोस्ट मॉल्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर आप हो, पहले से व्यूअर हो, तो आप एक बात समझ रहे होगे, या मेरे से अगर पर्सनली आप मेरे ऑफिस में आके पेड कंसल्टेशन या आप मेरे से मिल चुके हैं तो आप एक चीज़ समझ रहे होंगे। मैं ये बात को पहले से बोलता था। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट तो अभी आज से कुछ 4-5 दिन पहले या 15-20 दिन पहले आई है। घोस्ट मॉल्स का क्या मतलब? मॉल बन के रेडी है, सारी एमिनिटीज़ मेंटेनेंस रेडी है, लेकिन उसके अंदर में लीजिंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, बिल्डिंग जो शॉप्स हैं अंदर वो खाली पड़ी हुई हैं। उसका मतलब है घोस्ट मॉल्स। और ये क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन ब्रांड्स, ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है इनको, फर्स्ट। सेकेंडली, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस मॉडल है या कमर्शियल मॉल्स का जो बिजनेस मॉडल है, कमर्शियल प्लाजा का जो बिजनेस मॉडल है, वो बिल्कुल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से हटके होता है। रेजिडेंशियल दो पार्टीज के बीच में होता है, एक बनाता है एक खरीदता है और कैपिटल एप्रिसिएशन या अच्छे रेंटल्स आ जाते हैं। लेकिन कमर्शियल में एक बनाता है, एक खरीदता है, एक चलाता है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जबकि 2 पार्टीज को दिमाग में रख के लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं, सारी प्लानिंग कर लेते हैं। तीसरा, जिसको रेंट पे आके उस बिल्डिंग को या उस प्रीमाइसेस को, उस शॉप को चलाना है, उसको कभी हम दिमाग में ध्यान में भी नहीं रखते हैं। तो यहाँ 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसी वजह से मैक्सिमम लोगों का कमर्शियल इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि जो तीसरी पार्टी जिसको मेनली आपको रेंट देना है और जिसके कुछ अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसको ना डेवलपर ने दिमाग में रखा अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त, और जिसने उसको परचेज किया उसने भी दिमाग में नहीं रखा कि मुझे थोड़ी आगे रेंट पे तो मैं किसी और को दूंगा, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेस है या नहीं ये तो पहले समझ लें। तो उसको हम लोग या बिल्डर मैक्सिमम टाइम मिस कर जाते हैं। इसीलिए घोस्ट मॉल्स का जो फिगर है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऑनलाइन मार्केट के से कंपटीशन बहुत मिल रहा है, वो भी हमको समझना जरूरी है। तो ये भी एक चीज दिमाग में रखें। और सेकेंडली, उस पर्टिकुलर ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कमर्शियली वाइबल, मतलब वो ऐसा बिजनेस मॉडल रन कर पा रहे हैं, पिछले पास्ट में उनकी हिस्ट्री जरूर चेक करें। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो फिनिक्स ग्रुप बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, लुलु बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, डीएलएफ बहुत स्ट्रांग ग्रुप है। कोई भी प्लेयर जिसकी बैलेंस शीट बड़ी है, जिसको अपने बिजनेस मॉडल कमर्शियल प्रोजेक्ट का को रन करना आता है, उस बिजनेस मॉडल में जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 8 से 12 साल के बीच में आता है। तो कोई छोटा मोटा प्लेयर जो रेजिडेंशियल में अभी सिर्फ 500, 1000, 2000, 2500 करोड़ तक की भी इन्वेस्टमेंट का प्लेयर है, रेजिडेंशियल ग्रुप में सक्सेसफुल है, वो जरूरी नहीं कि कमर्शियल में सक्सेसफुल हो, क्योंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए डीप पॉकेट्स होना बहुत रिक्वायर्ड है। छोटे ब्रांड्स लखनऊ या किसी भी एरिया में आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर सेल करके बाहर निकल जाएंगे, लीजिंग आपको खुद देखनी पड़ेगी। तो आप उस ब्रांड से पूछें लीज असिस्टेंस में वो क्या देंगे, क्या आगे कौन सी ब्रांड के साथ उनका टाई अप है, उन्होंने पिछले कुछ 7-8 सालों में या 10 सालों में कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। और ना सिर्फ डिलीवरी तक नहीं रुकना है, उस बिल्डिंग की आज की करंट सिचुएशन, जो मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था, कमर्शियल बिल्डिंग में सबसे बड़ा चैलेंज मेंटेनेंस का। जो लोगों ने खरीदा वो बिल्डिंग में मेंटेनेंस कैसे होगा, आगे आने वाले फ्यूचर में कौन मेंटेन करेगा? क्योंकि आरडब्ल्यूए तो रेजिडेंशियल में बनती है, कमर्शियल में आरडब्ल्यूए बनती है, लेकिन उसमें कोई लीगल लॉ नहीं है। तो किस तरीके से बिल्डर इंश्योर कर रहा है कि उसकी बिल्डिंग खराब ना हो, कॉमन एरियाज प्रॉपर इफेक्टिवली रन करें? मैं लखनऊ के अंदर में मेन विभूति खंड के अंदर बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बिल्डिंग में ये हाल है कि कोई भी लोग अपने, मतलब 80% लोग जो ऑक्यूपेंट्स हैं उस बिल्डिंग के, वो
जो रोजमर्रा के आपके महीने की मेंटेनेंस है वो नहीं दे रहे हैं, उस वजह से बिल्डिंग की जो हालत है, बिल्डिंग की जो कंडीशंस हैं वो बहुत पुअर हैं और इसी वजह से वो बिल्डिंग में ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही है। लेकिन इसको सफ़र वो लोग कर रहे हैं जो पैसा लगा के बैठे हुए हैं। तो मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। उस ब्रांड, उस बिल्डर ने इससे पहले कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए हैं और आज की करंट सिचुएशन में वो कैसे चल रहे हैं, कितनी ब्रांड्स उसमें लीज करा पाए वो लोग, ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखें। सेकेंडली एक चीज़ और दिमाग में रखें कि वहाँ पे क्या 5% की मिनिमम ROI जनरेट हो रही थी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत महंगा बना दिया, 1.5 करोड़ की या 2 करोड़ की इन्वेंट्री यूनिट बेची और रेंटल 70,000 के आसपास, 60,000 के आसपास आ रहा है, तो मतलब वो ब्रांड का प्रीमियम, वो एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज तो कर रहे हैं लेकिन ROI पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ROI डिलीवर नहीं करा पा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये दो बातों को दिमाग में जरूर रखें कभी भी किसी कमर्शियल ब्रांड के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए। दूसरा, पार्किंग स्पेस, क्योंकि कमर्शियल में सबसे बड़ा चैलेंज आता है पार्किंग का। तो पार्किंग के लिए आपके उस बिल्डर के पास क्या प्रोविजन है, सिर्फ उन शॉप्स या ऑफिसेस के लिए नहीं, पर ऑफिस अगर 1000 स्क्वायर फुट का एक ऑफिस है तो एटलीस्ट 6 to 7 कार पार्किंग का स्पेस होना चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज आप फिक्स करो कि 5 कार पार्किंग ऑन ए सुपर एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फुट या 1500 स्क्वायर फुट के स्पेस पे अगर 5 कार पार्किंग है, प्लस विजिटर्स पार्किंग ऑफ 5, मतलब 10 कार पार्किंग, 5 ऑफिस के लिए और 5 विजिटर्स के लिए, मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, तभी आप उस ब्रांड में प्लान करें। अगर उनके पास एम्पल पार्किंग का स्पेस नहीं है तो कोई भी बड़ा ब्रांड आएगा, टाई अप करेगा, 3 साल 2 साल स्ट्रगल करेगा, उसके बाद छोड़ के किसी एक अच्छी बिल्डिंग में चला जाएगा। तो ये दो बहुत मेजर चैलेंजेस हैं और एज एन कस्टमर हमको ब्रांड की पिछली प्रोफाइल को सर्च करना है, देखना है, क्योंकि आज के टाइम पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है, ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, बिल्डर क्या कर रहे हैं, जो छोटे बिल्डर हैं जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, जिनकी बैलेंस शीट अभी 1500, 2000, 3000 करोड़ की है और वो कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं, वो एक्चुअली मेरे हिसाब से अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, नॉट कस्टमर या इन्वेस्टर के हिसाब से। उसका रीजन ये है, वो छोटे स्पेसेस 30, 40, 50 लाख रुपीज का सेल करके तो चले जाएंगे, लेकिन ना आपको अच्छे रेंटल यील्ड्स जनरेट होंगे। जब DLF माईपैड विभूतिखंड जैसी लोकेशन में स्ट्रगल कर गया, तो DLF जैसी कंपनी स्ट्रगल कर गई विद स्टूडियो फ्लैट्स इन लखनऊ, तो स्टूडियो फ्लैट्स का सक्सेस आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होगा। और इसके साथ में हमको छोटे साइज़ की शॉप्स को भी अवॉइड करना है। फूड कोर्ट में तभी प्लान करें जब फूड कोर्ट उस पर्टिकुलर ब्रांड में नीचे लीजिंग के अच्छे ऑप्शंस आ रहे हों, नहीं तो नोएडा के अंदर में 2 जायंट की टक्कर हुई थी। यूनिटेक GIP, द GIP मॉल बहुत फेमस था, द ग्रेट इंडिया पैलेस, फिर DLF का मॉल आया, द मॉल ऑफ इंडिया, और दोनों जायंट्स टकराए, लेकिन यूनिटेक फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। ब्रांड उस पूरे मॉल के अंदर मेंटेनेंस के इश्यूज आ रहे थे, लेकिन क्योंकि उन ब्रांड्स के पास उसी नोएडा सेक्टर 18 जो कि CBD एरिया है ऑफ नोएडा, उस एरिया में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब तक तो उस मॉल के अंदर वो अच्छे चलते रहे यूनिटेक के अंदर। जैसे ही DLF, एक बड़ा ब्रांड, एक बड़ा प्लेयर आया जो फाइनेंशियली स्ट्रांग था, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग थी, डीप पॉकेट्स थी, ब्रांड को एश्योरेंस दिए गए, और उस पर्टिकुलर ब्रांड DLF की बात करें, DLF के पास पुलिंग पावर थी। ऐसा नहीं है कि एडिडास का स्टोर है तो लोग जाएंगे, अरमानी का स्टोर है तो जाएंगे, लोग DLF मॉल में जाना चाहते थे। तो उस ब्रांड की भी क्या कैचमेंट है, उस ब्रांड में फुटफॉल लाने का क्या दम है, तो उसकी वजह से यूनिटेक के अंदर से मैक्सिमम ब्रांड निकल के DLF मॉल के अंदर गए, द मॉल ऑफ इंडिया के अंदर, और उसके आसपास के सारे मॉल जो हैं सारे वो ख़त्म हो गए। फिनिक्स या लखनऊ के अंदर अगर मैं बात करूं मॉल्स के दर पे, तो फिनिक्स का मॉल पलासियो आया और पलासियो ने बहुत हैवी डेंट दिया लखनऊ के सभी मॉल्स को। फिर जब 2 जायंट की लड़ाई हो गई, लुलु का सुशांत गोल्ड सिटी एंड फिनिक्स पलासियो, तो दोनों ने कैटेगरी अपनी अपनी अलग करी। लुलु ने थोड़ा गेमिंग, एंटरटेनमेंट और छोटी मार्केट्स पे भी फोकस किया। नए नए ब्रांड, यूनिक्लो फिनिक्स में नहीं है, फिनिक्स के अंदर में अरमानी है जो आपको यहाँ लुलु में नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके ब्रांड्स का सेपरेट हुआ। अब 2 जायंट्स की लड़ाई है और ये दोनों जायंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं ऑडियंस को लाने में, और उस लड़ाई में डेफिनेटली ये दोनों डीप पॉकेट्स वाले ब्रांड हैं और ये दोनों मॉल सक्सेसफुली आगे आने वाले टाइम में चलेंगे, अनटिल एंड अनलेस इसी बीच में कोई DLF अपना बड़ा मॉल प्लान कर ले। तो इन प्लेयर्स के बीच में जब लड़ाई होगी तो ऑडियंस तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन इस बीच में उन ब्रांड्स का क्या होगा जो 40, 50, 60 लाख रुपीज में वहां पे अपने इन्वेस्टर्स को या कस्टमर्स को सेल करके, छोटे छोटे स्पेस सेल करके चले जाएंगे। तो हमको छोटी शॉप्स नहीं लेनी है,
अगर हम छोटी स्पेस ले रहे हैं तो हमको दिमाग में सोच के रखना है कि हमको किसी आइसक्रीम पार्लर को देना है क्या, हमको किसी एटीएम स्पेस को देना है क्या, हम किसी बैंक के साथ, अगर मेरे दिमाग में पहले ही से मुझे प्लानिंग है कि मैं किसी बैंक को लेकर के आऊँगा तो उसका क्या लीजिंग स्पेस उसको चाहिए होगा या कितना उसको एरिया चाहिए होगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे वो हमको सोचना पड़ेगा। उस बिल्डिंग में कितनी लिफ्ट्स होंगी और कितनी स्टेयरकेस होंगी, ये भी हर ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड्स उसमें देखते हैं। तो ये सारे चीज़ों को देख के लें। अगर वो बिल्डिंग 12-15 फ्लोर्स की है और आपको 5th फ्लोर 6th फ्लोर पे शॉप ऑफर हो रही है तो जनरली ये गलती मत करें। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समिट बिल्डिंग विभूति खंड में एक सक्सेसफुल बिल्डिंग होने के बावजूद भी स्ट्रगल कर गई। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही फ्लोर पे आपके फूड कोर्ट आ गए, एक ही फ्लोर पे बार्स आ गए, उसी फ्लोर पे जिम आ गया, उसी फ्लोर पे ऑफिस स्पेस आ गया। खैर इस गलती को समिट ट्विन टावर में सुधारा जा रहा है, लेकिन जो ब्रांड्स के टाई अप उस पे आज के टाइम पे जिन ऑफिसेस के हो गए, वो नहीं चाहेंगे कि शाम को 6 बजे एक कॉन्फ्रेंस में मीटिंग चल रही है और एक बार में मतलब एक अलग एनवायरनमेंट है, एक ही फ्लोर पे 2 तरीके का एक बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट है। तो कौन सा ब्रांड, फिर वही बात आ जाएगी। डीएलएफ जैसे ब्रांड या फिनिक्स जैसे ब्रांड ये गलती नहीं करते क्योंकि वो 20 ईयर्स 30 ईयर्स से इसी लाइन, इसी बिजनेस मॉडल पे चल रहे हैं। तो प्लीज मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, छोटे स्पेस के पीछे मत जाएं। 30-40 लाख रुपीस हैं जेब में और पैसिव इनकम के ऑप्शंस हैं, तो आप कैपिटल एप्रिसिएशन की तरफ जाएं। लखनऊ के अंदर में कैपिटल एप्रिसिएशन के रेजिडेंशियल में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और एक और बात, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट उतने अच्छे कैपिटल रिटर्न्स नहीं जनरेट करके दे सकते जितने रेजिडेंशियल करते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ रही है। सप्लाई अभी लखनऊ में बहुत कम है। जिन लोगों को लग रहा है कि 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया, अब क्या होगा वो अगले हम 5 साल बाद बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके की डिमांड है लखनऊ में रेजिडेंशियल की। उसके कंपेयर में ऑफिस स्पेस की या कमर्शियल की उतनी अभी डिमांड नहीं है, बिकॉज जॉब्स अपॉर्चुनिटी अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। हाँ, हो सकता है 3-4 साल बाद हों। तो अगर हम कमर्शियल प्लॉट परचेज करते हैं, अगर हमारा बजट अच्छा है, तो पहली बात हम कमर्शियल प्लॉट को परचेज करने की कोशिश करें, वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर पे मेन रोड फेसिंग या रोड फेसिंग की शॉप्स लें। अगर हमको रोड फेसिंग की शॉप नहीं मिल रही है तो अगर बिल्डिंग के अंदर का एस्केलेटर या लिफ्ट लॉबी जहाँ पे भी है उसके आसपास की अगर हमको शॉप मिल जाती है ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो एंकर स्टोर्स को लेने की कोशिश करें। फर्स्ट फ्लोर पे अच्छी स्पेस जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, उन शॉप्स को लेने की कोशिश करें, बड़ी शॉप्स को लेने की कोशिश करें। सुपर एरिया और कारपेट एरिया का जिक्र मैंने ऑलरेडी आपके साथ कर दिया है। सेकेंड फ्लोर ऑनवर्ड्स में शॉप पे ना जाएं, मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई लुलु जैसा या फिनिक्स जैसा या डीएलएफ जैसा बड़ा ब्रांड या शोभा जैसा बड़ा ब्रांड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी ये आपके काम की होगी और इससे आप किसी भी ट्रैप में जाने से आप बचोगे। और इस वीडियो को ख़त्म करूँगा मैं कुछ ऐसे नाम्स लेके जिसको आप ये बैठ के सोचिएगा कि ऐसी इतनी अच्छी लोकेशन पे भी ये प्रोजेक्ट्स, ये ब्रांड क्यों सक्सेस या वो प्रोजेक्ट क्यों सक्सेस नहीं हो पाया। मेन रायबरेली रोड पे गलेरिया मॉल है यूनिटेक का, आप एक बार जाके एक बार देखिए उस मॉल की आज की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। सिंगापुर मॉल हनीमैन चौराहे के पास, एसआरएस मॉल गोमती नगर में, इन सभी मॉल्स के अंदर एक बार आप जाके जब आप विजिट करके देखोगे, सिनेपोलिस विभूति खंड के अंदर, तो ऐसा क्या कमी रही होगी इन मॉल्स में कि आज के टाइम पे इनमें बहुत ज़्यादा वॉक इन नहीं आ पा रही है, बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं खुल पा रही हैं और जो लोगों की शॉप है वो सेल नहीं कर पा रहे हैं और सेल करने के साथ में वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स या बहुत ज़्यादा अच्छे रेंटल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब स्टूडियोज़ की बात करूं तो डीएलएफ का माईपैड मेरे लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि 2013 में ये किस रेट पे ऑलमोस्ट 6,600 पर स्क्वायर फुट के रेट पे बेचा गया प्रोजेक्ट आज भी इसी रेट पे मिल जाता है रीसेल में। तो 2014 से 2024 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। रेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड रेंटल्स नहीं है। आज के टाइम पे 20,000 23,000 के आसपास का रेंटल है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 65-66 लाख के आसपास की है और ये आने वाले टाइम में कभी 35,000-30,000 का रेंटल पे टच कर जाए बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल बात लगती है मेरे हिसाब से। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स क्यों फेल हुए ये हमको समझना है।
अंसल्स के अंदर अगर हम बात करें, अच्छी लोकेशन बिल्कुल जहां लुलु है, लुलु के आसपास के एक दो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप उन बिल्डिंग्स के अंदर वॉक इन करिए और बिल्डिंग के अंदर वॉक इन करके आपको समझ में आएगा कि जो सामने के 2 3 4 चीजें चल रही हैं बस वो ठीक है, अंदर उस बिल्डिंग के अंदर का मेंटेनेंस कैसा है, कॉमन वॉशरूम कैसे हैं, लिफ्ट लॉबीज कैसी हैं, कॉरिडोर्स कैसे हैं, उस पूरे एरिया में कितने खाली हैं और कितने बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझ के मेरे वीडियो का जो एक समरी निकल के आएगी कि ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिगर साइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो लोकेशन लेनी है हमको उस पर्टिकुलर मॉल में जहाँ पे ऑडियंस लगातार आएगी, बिकॉज ऑफ एस्केलेटर या विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी, तभी हमारा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होगा। और मेरा अपना टेक है, ये मैं किसी भी ब्रांड के खिलाफ नहीं बोल रहा, मेरा अपना टेक है, लखनऊ के अंदर पर्टिकुलर कुछ 1 2 लोकेशंस हैं जहाँ पे स्टूडियो फ्लैट सक्सेस हो सकते हैं। जैसे ओमेक्स हजरतगंज मेरे हिसाब से एक अच्छी लोकेशन है, 30 लाख 25 लाख रुपीज़ की सेगमेंट का वो प्रोजेक्ट था, वेल प्राइस प्रोजेक्ट था और अच्छे रिटर्न जनरेट करके गया। मेरे हिसाब से अगर उस लोकेशन के आसपास में अच्छी ब्रांड, सॉलिड ब्रांड अगर कोई अपना स्टूडियो फ्लैट निकालती है क्रिकेट स्टेडियम के आसपास में, तो शायद मे भी आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो जाए। अच्छे कमर्शियल स्पेसेस, बड़े कमर्शियल स्पेसेस अगर उस रोड पे आते हैं जो सीधी सिटी की तरफ जा रही है, अगर वहाँ पे आपको अच्छा स्पेस मिलता है तो आपको एक अच्छा ऑप्शन आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है। सुशांत गोल्ड सिटी में अच्छा बड़ा ब्रांड लुलु के आसपास में अगर आता है और आपको ग्राउंड फ्लोर पे अच्छा स्पेस मिलता है तो आप प्लान करें, लेकिन सुशांत गोल्ड सिटी मुझे नहीं लगता स्टूडियो फ्लैट्स के लिए रेडी है। और अगर सुशांत गोल्ड सिटी जो कि लखनऊ की वन ऑफ द मोस्ट इन हाई डिमांड लोकेशन में से आता है, तो फिर स्टूडियो फ्लैट विभूतिखंड जैसे एरिया में सक्सेस नहीं होता। तो स्टूडियो फ्लैट मेरे हिसाब से लखनऊ के अंदर अभी उसकी एक्सेप्टेंस मार्केट में नहीं है और छोटे एरियाज़ की एक्सेप्टेंस मार्केट में नहीं है। ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन ऐड हुई होगी। और लखनऊ एज अ सिटी कमर्शियल के लिए अभी मेरे हिसाब से बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को टाइमली और बहुत सोच समझ के प्लान करें। किसी भी इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के पीछे मत भागें, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आनी बाकी हैं, बहुत अच्छे बिल्डर्स या प्रोजेक्ट्स आने बाकी हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन शॉर्ट्स में समझने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए और अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, टैक्स स्मार्ट बायर बन के रहिए। थैंक यू सो मच।